हेलो। सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नया चैप्टर में, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। ये हमारा तीसरा चैप्टर होने वाला है। ठीक है। और जैसा कि हम हर चैप्टर की शुरुआत में करते हैं, इस सबसे पहले हम इस चैप्टर की इंडेक्स की बात करेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो कुछ टॉपिक होंगे जो पूरे चैप्टर में चलेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन्हीं की बात करेंगे ताकि आपको पता रहे कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। और जितनी भी इस चैप्टर की क्लासें होगी, सारी क्लासों में आप क्या कब क्या पढ़ेंगे ये आपको पता रहे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जैसा कि नाम है धातु एवं अधातु, ये चैप्टर का नाम है। और ये कौन सा चैप्टर है? तो ये बच्चे तीसरा चैप्टर है, आपको पता होगा। और सबसे पहले बात करेंगे कि वर्गीकरण, यानी कि जो भी आपके आवर्त सारणी है, जितने भी आपके तत्व दे रखे हैं, उनमें से कौन कौन से धातु हैं, कौन से अधातु हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ये क्या है, धातु है या अधातु है, तो फिर आप क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो चैप्टर की शुरुआत में आपको ये पता चल जाए कि आपके सामने जो तत्व लिखा हुआ है बच्चे, वो धातु है या फिर अधातु है। तो आज की क्लास में हम यही बात करेंगे, ये धातु है, ये अधातु है, ये धातु है, ये अधातु है। ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे धातुओं के भौतिक गुण। भौतिक का मतलब क्या होता है? ऐसे गुण जो आपको बाहर से दिखते हो, किसी भी धातु या अधातु को देखकर पहचान सकते हैं कि धातु है या अधातु है। तो उसके भौतिक गुण होते हैं, रंग कैसा है, अवस्था कैसी है। ठीक है ना, इन सब की बात करेंगे। तीसरा है धातुओं और अधातुओं के अपवाद, जैसा कि हम पहले पढ़ेंगे भौतिक गुण। ठीक है। इसके बाद में देखेंगे कि धातु होते हुए भी जो धातुओं के गुण होते हैं, वो कुछ धातुओं में नहीं भी होते हैं, या जो अधातुओं के गुण हैं, कुछ ऐसी भी अधातु हैं जो उनके गुणों में मेल नहीं खाएंगे। ठीक है ना, वो अधातु, कुछ उसके अपवाद की बात करेंगे, जो धातु और अधातु के नियमों के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, उनके गुणों के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, उनको बोलते हैं कि उसके अपवाद। तो धातुओं के क्या अपवाद है, अधातुओं के क्या अपवाद है, इन सब के बारे में आज की क्लास में बात करेंगे, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। फिर पढ़ेंगे धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। पहले हमने क्या देखा? भौतिक गुण। फिर देखेंगे इनके रासायनिक गुण क्या है, इसके केमिकल के अंदर, उसके अंदर की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट होता है। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, कि जो धातु होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कैसे करेंगे, जल के साथ में रिएक्शन कैसे करेंगे, ये जो धातु है वो अपने धातु लवणों के साथ में रिएक्शन कैसे करेंगे, इनके क्या उत्पाद बनेंगे, इनकी बात करेंगे। और रासायनिक गुण में अंतिम रूप से देखेंगे कि धातु और अधातु आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं। जब धातु और अधातु आपस में ही रिएक्शन करते हैं बच्चे, तब बनते हैं आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं, आयनिक यौगिकों के क्या गुण होते हैं, इनकी बात करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि धातुओं को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उनकी बात करेंगे। जो धातु होते हैं वो ऐसे ही नहीं है कि आपको गए और निकाल दिया। धातु को प्राप्त करने से पहले उनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, आपको उन अशुद्धियों को हटाना होता है, और आखिर में आपको क्या मिलती है, धातु मिलती है। तो उनकी पूरी प्राप्ति किस प्रकार से होती है, कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सी इसमें रिएक्शन होती हैं, उन सब की बात करेंगे। फिर पढ़ेंगे मिश्रात्वन। मिश्रात्वन, या इसको बोलते हैं मिश्रातु। मिश्रातु क्या होता है बच्चे? मिश्रातु का मतलब है कि धातु, कुछ धातु मिलकर साथ में रहते हैं, मतलब धातुओं का जो मिश्रण बना देते हैं। जैसे दो धातु आपने मिला ली, पिघाल के आपने मिलाई, तो वो क्या बन जाएगा, मिश्रातु। जैसे कि पीतल एक धातु नहीं है, पीतल में दो धातु होती है, पीतल में तांबा और जिंक, इन दोनों को जब मिलाते हैं तब क्या बनता है, पीतल बनता है। तो पीतल एक मिश्रात्वन है। ऐसे और कौन कौन से मिश्रात्वन हैं, उन सब की बात करेंगे। उनके गुणों में क्या फर्क आ जाता है, एक धातु और एक मिश्र धातु, दोनों में क्या फर्क होता है, उनकी भी बात करेंगे। और फिर अंतिम टॉपिक रहेगा संक्षारण। और ये संक्षारण टॉपिक जो है वो आपके लिए नया नहीं होना चाहिए। कहाँ पढ़ा बताओ? संक्षारण की हमने बात की बच्चे फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में, और इस चैप्टर के भी लास्ट में वापस से क्या बात करेंगे, संक्षारण क्या है। ठीक है, ये किस प्रकार से नुकसान करता है, कहीं कहीं पर फायदा भी करता है, उसकी बात करेंगे। और सबसे लास्ट में, जैसे कि हर चैप्टर के लास्ट में करते हैं, अपन इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों की बात करेंगे कि इस चैप्टर में आप क्या, कैसे कैसे प्रश्न आपके अभ्यास प्रश्नों में दे रखे हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे होगा, बहुत डिटेल में और बहुत बढ़िया से बात करने वाले हैं। जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तब आपके लगभग सारी चीज़ें ऐसी क्लियर हो जाएगी कि अभ्यास प्रश्नों में आप खुद उसका आंसर देंगे।
इस तरह से तैयार होना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल आप कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना। हर एक टॉपिक को देखना है, उसका वीडियो क्लास देखनी है, नोट्स भी देखने हैं, अच्छे से समझने हैं, पढ़ने हैं। तो आप यहाँ आते-आते सब कुछ ऐसे क्लियर होगा कि आपको सब कुछ रेडी है, सब कुछ आता है। इस तरह से तैयार होना है, ठीक है? तो ये तो थी आपकी इंडेक्स, किस चैप्टर का आपने पूरा एक दर्शन किया, ठीक है ना? अध्याय दर्शन कि आप क्या-क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो वर्गीकरण देखेंगे कि धातु और अधातु किस प्रकार से आपके आप देखकर कैसे पहचानेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपके पास में कोई भी तत्व आपको पूछे तो आप देख के बता पाओगे सर ये धातु है और ये धातु नहीं है। तो वो वर्गीकरण आज की क्लास में देखेंगे। फिर इनके भौतिक गुण और धातु और अधातु के भौतिक गुणों के अपवाद की बात करेंगे। तो 3 चीज़ चलने वाली हैं। आपको 3 लाइनों में दिख रहा होगा, लेकिन इसको जब पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। और 40 मिनट की हमारी क्लास की कोशिश होती है, लेकिन हो सकता है हल्की सी ज़्यादा हो जाए, कम भी हो जाए। लेकिन टॉपिक जो है तीनों ही बड़े हैं, तो इसमें टाइम लगेगा। टाइम लग सकता है, लगने दीजिए। आपका काम है इसको अच्छे से समझना। शुरू करें बेटा? तो आ जाइए। सबसे पहले जैसा कि हमने बताया मैंने आपको कि हम पढ़ेंगे वर्गीकरण कि कौन-कौन से धातु हैं और कौन से अधातु है। वर्गीकरण की बात करेंगे। अध्याय कौन-सा है? 3 नाम क्या है धातु एवं अधातु? तो देखिए आपके सामने एक टेबल आपको दिख रही होगी। ये टेबल जो है एक सीक्वेंस से ही है, परमाणु क्रमांक 1 से ही शुरू हो रही है, ठीक है ना? याद है ना आपको? चैप्टर 1 में मैंने आपको बोला था कि आपको 1 से 30 तक जो तत्व हैं उनके नाम याद होने चाहिए। याद है आपको? देखिए बोलते हैं साथ-साथ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। यहाँ सिलिकॉन नहीं है ना? अब क्यों नहीं है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये 20 तक हो गए। 21 है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरिक, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इस तरह से 30 तक आपको याद होना चाहिए। आप भले से सीक्वेंस से याद ना ही करो, आपको ये पता होना चाहिए कि 21 पर क्या है, ठीक है? आपको ये पता होना चाहिए कि 25 पर क्या है, आप ये पता होना चाहिए कि 5 पर क्या है, 15 पर क्या है। इस तरह से याद हो जाते हैं तो आपको सीक्वेंस से एबीसीडी की तरह याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो आपको याद हो गए। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको याद नहीं, याद है तो बेटा फिर याद होने चाहिए, शर्म की बात होगी फिर तो देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन गैस होती है जो क्या है? अधातु है। पहले ही बता देता हूँ नॉन मेटल मतलब क्या होता है? अधातु। पता है आपको? मुझे पता है। और मेटल मतलब क्या होता है? धातु। हो सकता है आगे से मैं मेटल और नॉन मेटल भी यूज करूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो हाइड्रोजन एक अधातु है, नॉन मेटल है। लिथियम और बेरिलियम ये दोनों ही क्या है? धातु है, ठीक है? और इसके बीच में क्या आती है? हीलियम। तो हीलियम क्या है? हीलियम एक उत्कृष्ट गैस है। कैसी गैस है? उत्कृष्ट गैस। अब उत्कृष्ट गैस कैसी होती है वो आज की क्लास में बात करें। एक बार इसको छोड़ दीजिए कि इतना समझ लीजिए कि हीलियम जो है वो एक उत्कृष्ट गैस होती है। फिर आता है बोरॉन। बोरॉन को भी यहाँ नहीं लिखा हुआ, देखो बोरॉन भी नहीं है। बेरिलियम है लेकिन इससे पहले क्या है? बोरॉन भी नहीं है। बोरॉन 5 नंबर पर है। बोरॉन ना तो धातु है ना ही अधातु है। बोरॉन को कहाँ रखा हुआ है? उपधातु के अंदर। जो धातु और अधातु दोनों की श्रेणी में नहीं आते ना बच्चे, उनको कहाँ रखते हैं? उपधातु के अंदर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए और साथ साथ सबके प्रतीक आपको याद होना चाहिए, ठीक है? जैसा कि बेरिलियम का बी ई होता है और बोरॉन का बी होता है। हाइड्रोजन को एच होता है, हीलियम का एच ई होता है। इस तरह से याद होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन ये सब क्या होते हैं? ये सब के सब अधातु होते हैं। लगातार याद करना आसान है क्योंकि लगातार है। कार्बन से लगाकर नियॉन तक ये सब क्या है? अधातु है। इसमें से ये जो नियॉन है ना, ये भी क्या है तो अधातु, लेकिन ये उत्कृष्ट गैस है। अब मैंने बताया आपको, एक बार आप सब्र करो कि मैं बताऊंगा कि उत्कृष्ट गैस क्या है। तो ये उत्कृष्ट गैस हो जाएगी, लेकिन ये सब के सब कार्बन से लगाकर कार्बन एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या 6 से परमाणु संख्या 10 तक ये सब क्या होते हैं? अधातु होते हैं। साथ साथ याद कर लो।
फिर आता है सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तीनों ही क्या है? धातु, लगातार धातु। 11, 12, 13 लगातार धातु है। इसके बाद में सिलिकॉन 14 नंबर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि सिलिकॉन क्या है? उपधातु है, ना तो धातु है ना ही अधातु है। कौन है ये? उपधातु है। और क्या देखा हमने? बोरॉन। बोरॉन भी क्या है? उपधातु है। आपको एक साथ दे दूंगा मैं कि ये तीनों ही क्या है? उपधातु है। तो आपने सिलिकॉन को छोड़ दिया क्योंकि सिलिकॉन धातु है ना ही अधातु, उपधातु है। सिलिकॉन के बाद में देखो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सब क्या है? ये सब के सब अधातु है। इसमें से आर्गन जो है बेटा, ये भी एक उत्कृष्ट गैस है। आगे फिर 19 पर कौन है? पोटेशियम, और 20 पर कैल्शियम। पोटेशियम और कैल्शियम दोनों ही क्या है? धातु है। क्लियर हो गया? धातु कौन से हैं, अधातु कौन से हैं, उपधातु क्या है, उत्कृष्ट गैस कौन सी है? समझ में आ गई ना? देखिए बार बार देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि धातु कौन सी है, अधातु कौन सी है। आगे से आपके सामने कोई भी आए ना, देखते ही आप पहचान पाओ कि ये क्या है? ये अधातु है। और देखो लगातार दे रखे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब की सब अधातु है। और फिर देखो धातु कौन सी है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 11, 12, 13 ये तीनों भी क्या है? धातु है। फिर वापस से लगातार धातु आ रही है 15, 16, 17, 18। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन ये सब क्या है? अधातु है। और पोटेशियम, कैल्शियम 19, 20 सब 19 और 20 दोनों क्या है? धातु है। इसके अलावा 21 से लगाकर 30 तक ये सब धातु होती हैं। कितना आसान हो गया याद करना। 21 से 30 तक जो भी मिल जाए सब धातु होती है। इसके लिए आप क्या करो, इनके परमाणु क्रमांक याद कर लो तो आपको सीधा ही पता चल जाएगा कि अच्छा 28 है, 22 है, 23 है, 30 तक जो भी आपको दिख जाए वो सब क्या होती हैं? धातु। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरी, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक सब धातु है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या सर आप उत्कृष्ट गैस का क्या बता रहे थे, उत्कृष्ट धातु क्या क्या बता रहे थे? तो 3 धातु है, याद कर लो, हीलियम, नियोन, ऑर्गन। आपको अभी 3 धातु ही याद रखनी है, और भी होती हैं लेकिन आपके लिए 3 पर्याप्त है। तीनों कैसी होती हैं? उत्कृष्ट धातु। ठीक है, अब समझते हैं कि उत्कृष्ट का मतलब क्या हुआ। देखिए आपने चैप्टर फर्स्ट से पहले जब आपकी बेसिक क्लास हुई थी उसमें आपने समझा था कि संयोजकता कैसे निकालते हैं, और एक परमाणु के जो कक्षक होते हैं उसमें आप इलेक्ट्रॉन को कैसे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि सर सबसे अंदर वाले जो कक्ष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, उसके बाहर वाला जो कक्ष होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, सबसे बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। ध्यान रखना, उत्कृष्ट गैस वो है जिसके सबसे बाहर वाले कक्ष के अंदर या तो 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो, जिसको बोलते हैं अष्टक। जिसका अष्टक पूरा हो वो सारे क्या होते हैं? उत्कृष्ट गैस होते हैं। देखिए जैसा कि हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, परमाणु संख्या क्या है? 2 है ना। तो बताओ इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो कहाँ आएंगे? सबसे अंदर वाले में। अब सबसे अंदर वाले में तीसरा और आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। सबसे अंदर वाले ऑर्बिट यानी कि कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन की ही जगह है और 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। इसका मतलब ये भी क्या है? एक उत्कृष्ट गैस है हीलियम। आगे बात करेंगे सोडियम। ठीक है, सोडियम नहीं, नियोन जो 10 नंबर पर है। इसके बाहर वाले कक्ष के अंदर अष्टक पूरा है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, मतलब ये भी क्या है? एक उत्कृष्ट गैस है। देखो अंदर 2 भर दिए और इसका परमाणु क्रमांक है 10, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। अंदर भर दिए 2, पीछे बचे 8, तो बाहर भर दिए 8, और बाहर वाले कक्षक में 8 ही भर सकते हैं, तो 8 भरे हुए हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 इलेक्ट्रॉन की सीटें थी और 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मतलब ये क्या है? उत्कृष्ट गैस। मैंने क्या बताया? सबसे बाहर वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या अगर हम हीलियम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। फिर तीसरा आता है आर्गन। आर्गन में सबसे बाहर वाले में भी 8 है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 18 है और इलेक्ट्रॉन भी 18 है। सबसे अंदर वाले में कितने भर दिए? 2, और बाहर वाले में भर दिए 8। 8 और 2 कितने होंगे? 10। पीछे कितने बचे? 8। 18 होते हैं ना पूरे, तो बाहर वाले में भर दिए 8। तो इसमें भी सबसे बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन की जगह है और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ठीक है, तो वापस से बता रहा हूँ, उत्कृष्ट धातु है हीलियम, नियोन, ऑर्गन। और इनको क्यों यहाँ पर रखा हुआ है? क्योंकि ये तीनों ही अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय क्यों हैं? क्योंकि सबके बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं
और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने की वजह से इनको ना तो इलेक्ट्रॉन को लेने की जरूरत है, ना ही ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। इसकी वजह से ये थोड़े निष्क्रिय गैस है, इसको बोलते हैं अक्रिय गैसें हैं। ठीक है ना, ये अक्रिय गैसें होगी। समझ गए? इसलिए इसको उत्कृष्ट गैसें बोलते हैं। और उपधातु कौन सी है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। याद कर लो, तीनों एक ऐसे उपधातु है। भोले शिव जी, भोले शिव जी उपधातु होते हैं। उपधातु मतलब जो ना धातु में है ना ही अधातु में। जो अपने शिव जी है, शिव जी भोले शिव जी है, वो इतने भोले हैं कि ना तो संसार में है ना ही अध्यात्म है, बिल्कुल बीच में रमे हुए हैं। ठीक, जिसको किससे कोई मतलब नहीं है, भोले शिव जी है। याद करने के लिए बता रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना। ठीक है, तो उपधातु में आएंगे भोले शिव जी, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तीन नाम याद होंगे। ठीक है, और उत्कृष्ट के अंदर, अरे ये क्या हो गया, उत्कृष्ट में तीन नाम ध्यान रख लो। ठीक है, हीलियम, नियोन और आर्गन। क्लियर हो गया? और ये सब क्या है बच्चे? ये सब धातु है 21 से लगाकर 30 तक। तो ये हमने क्या पढ़ लिया? सबसे पहला वर्गीकरण। तो आगे से आपके सामने कोई भी तत्व रखे तो आप देख के बता दोगे ना कि सर ये धातु नहीं है, ये अधातु है, ये धातु है, ये अधातु नहीं है। समझ गए? आगे बढ़ जाए बच्चे। और भी कुछ दे रखा है, जैसे टेबल अभी पूरी नहीं हुई है। कैल्शियम 20 नंबर पर है, जो कि क्या है? एक धातु है। कैल्शियम पोटेशियम दोनों धातु है। इसके अलावा आयरन, लोहा, लोहा तो धातु ही है ना, पता है आपको? लोहा, कॉपर बिल्कुल धातु है। जिंक, ये तो 30 तक, 30 के अंदर आ रहे हैं, जो तीनों क्या होंगे? धातु। इसके अलावा ब्रोमीन एक अधातु है। ये एक, आगे हम बात करेंगे, ये एकमात्र ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में होती है। याद रहेगा, ये एक जो द्रव अवस्था में अधातु है, एकमात्र ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में। सिल्वर, चांदी बेटा बिल्कुल ये धातु ही है ना, सिल्वर तो धातु है। आयोडीन एक अधातु है। देखिए, अधातु की खासियत है कि अधातु कभी चमकती नहीं है, अधातु में कोई चमक नहीं होती। लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसके अंदर चमक होती है। ये बातें मैं पहले ही बता रहा हूँ। सोना, ठीक है ना, सोना एक बिल्कुल धातु है जिसका जो प्रतीक है वो क्या होता है? प्रतीक Au होता है। मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो कि रूम के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर ये द्रव अवस्था में होती है। इसलिए इस धातु का यूज कहाँ होता है? आपने थर्मामीटर तो देखा होगा। थर्मामीटर जो इसमें जो पारा चढ़ता है, पारा क्या है? पारा एक मरकरी को ही क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक क्या है? एक धातु है जो कि थर्मामीटर के अंदर उपयोग होता है और कमरे के तापमान पर ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर है लेड, सीसा। सीसा एक धातु है। सारी धातुएं विद्युत की बढ़िया चालक होती हैं, लेकिन ये धातु को बदनाम कर रही है। ये है जो कैसी है? थोड़ी सी हल्की सी, कम चालक होती है। ठीक है, और ये मरकरी जो है ना, ये भी थोड़ी कम चालक होती है। मरकरी और लेड दोनों ही विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती है। तो ये हमने बात की वर्गीकरण की। अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक पर आ रहे हैं, जिसका नाम है धातुओं के भौतिक गुण। बताओ, इस चैप्टर में जो हमने अभी ये टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? देखो, 17-18 मिनट का आपका क्लास हो गई है, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है, तो थोड़ा फास्ट करते हैं। अब धातुओं के भौतिक गुण पढ़ेंगे, जो आप किसी भी धातु को बाहर से देखकर इसकी कैसे पहचान कर सकते हैं। एक धातु को देख के बता सकते हैं, अच्छा ये क्या है? धातु है, ये अधातु है। तो भौतिक गुणों की बात करेंगे, जिसमें रंग, गंध, चमक, कठोरता, गलनांक, क्वथनांक, इन सारे बिंदुओं के आधार पर आप पहचानते हैं कि ये सब क्या है? धातु है या फिर अधातु है। बढ़ जाए आगे, पानी पी लूं। चलिए, आ जाते हैं अब धातुओं के भौतिक गुण। इस चैप्टर के काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जिसके बारे में बच्चों को याद रहता है। ठीक है, तो धात्विक चमक होते हैं। सबसे पहली बात क्या, जितने भी धातु होते हैं, सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, सब कुछ एक चमकदार होता है, सब में एक चमक होती है। ठीक है ना? आपने क्या लोहे में चमक होती है क्या? तो बिल्कुल होती है। लोहे को थोड़ा घिस के देखो, एकदम चमके एक अंदर से। तो सारी धातुओं में
क्या होती हैं, चमक होती हैं, सारी धातुएं चमकदार होती हैं, ठीक है ना। चमक नहीं भी दिख रही है तो थोड़ा सा उसको रेगमा से रगड़ के देखिए, इसमें क्या आ जाएगी, चमक। जैसे कि लोहा है, ये रहा लोहा, लोहे में चमक होती है। एल्यूमिनियम देखो, एक नया एल्यूमिनियम का तार देखना, बिल्कुल चमकेगा, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम में भी चमक होती है, लेकिन टाइम के साथ इसमें एक एनोडीकरण हो जाता है। क्या होता है आगे बात करेंगे, जिसकी वजह से उसकी चमक थोड़ी सी कम हो जाएगी, ये हल्का काला रंग का या भूरे रंग का हो जाता है। तांबा एकदम सोने की तरह चमकता है। आजकल सोने की जगह लोग तांबे के भी गहने कराते हैं, क्योंकि वो भी सोने की तरह चमकता है, ठीक है। तो ये सारी धातुओं के अंदर क्या होती है, धात्विक चमक होती है। दूसरा है कठोरता। जितने भी धातु होते हैं बहुत कठोर होते हैं, बिल्कुल हार्ड होंगे। ऐसा नहीं कि आप पकड़ के आटे की तरह आप क्या कर देंगे उसको मुलायम, उसको दबा देंगे, प्रेस नहीं कर सकते उसको। सब में कठोरता होती है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी है जो एकदम मक्खन की तरह मुलायम होती है। आप काट सकते हैं, जैसे केक से, चाकू से केक काटते हैं, बिल्कुल वैसे ही। इसका नाम क्या है, सोडियम। ध्यान रखना, हर बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि सोडियम एक मुलायम धातु है। इसी के साथ साथ इसका और एक फैक्ट है कि बहुत ही ज्यादा सक्रिय धातु है। सक्रियता श्रेणी में सबसे टॉप पर तो नहीं, सेकंड नंबर पर कौन है, सोडियम है, ठीक है। पोटेशियम के बाद में सबसे अधिक सक्रिय पोटेशियम, फिर का ना कौन आता है, सोडियम। बहुत सक्रिय धातु, इतनी सक्रिय है कि आप इसको खुले में नहीं रख सकते, ठीक है ना। इसको केरोसिन के अंदर रखना पड़ता है। अगर आपने खुले में रखा तो आग पकड़ सकता है, आपका हाथ जल सकता है। पानी में फेंकोगे तो पानी में आग लग जाती है। इतना अधिक सक्रिय धातु है, लेकिन मुलायम बहुत है, ठीक है ना। आप नाखून लगा सकते हो इसके अंदर, आप चाकू से काट सकते हो, ठीक है। किसको, सोडियम को। आगे बढ़ जाए, तीसरा जो बिंदु है ना वो है आघात वर्धनीयता। ये तो आपको इस नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए। आघात का मतलब क्या है, किसी को आघात पहुंचाना, मतलब किसी को चोट पहुंचाना। और चोट पहुंचाने से वो अगर वृद्धि हो जाए उसकी, वर्धनीयता का मतलब वृद्धि हो जाना। चोट पहुंचाने से धातु में वृद्धि हो जाती है, धातु चपटे हो जाते हैं, लंबे लंबाई में बढ़ जाते हैं, चद्र की तरह चपटे हो जाते हैं। ये गुण किसके अंदर होता है, धातुओं के अंदर। जो धातु हैं सारे आघात वर्धनीय होते हैं। जैसे कि आप कुछ भी ले सकते हो, एल्यूमिनियम ले लो आप, कॉपर ले लो, सोना चांदी ले लो, इसको हथौड़े से पीटोगे तो चपटे हो जाएंगे, ठीक है ना। और इस गुण का काफी जगह उपयोग होता है, जैसे कि सिक्का होता है ना, सिक्कों को चपटा किया जाता है इसको चोट मार मार के, ठीक है ना। इसके अलावा जो एल्यूमिनियम की फॉइल देखी होगी आपने, ठीक है ना, जिससे अपन रोटियां कवर करते हैं, गर्म चीजों को, खाने की चीजों को गर्म रखने के लिए, जिसमें भी एल्यूमिनियम को पीट पीट कर मशीनों से गुजारा जाता है और उसको चपटा किया जाता है। इसके अलावा लोहे की चादरें देखी होगी जो घरों के ऊपर लगती है, ठीक है, छत के रूप में लगती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इस आघात वर्धनीय गुण की वजह से इन धातुओं को पीट पीट के चपटा किया जाता है और इसका यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ मिठाइयों के ऊपर आपने एक अर्क लगी होती देखी होगी, जिसमें चांदी की अर्क लगाते हैं, ठीक है ना, चांदी की बिल्कुल पतली परत, जिससे वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगती है, उस जो मिठाई की पीस अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, चांदी को चपटा किया जाता है। इतना चपटा करते हैं, बिल्कुल बारीक चादर की तरह करते हैं, बहुत चपटा। और फिर इसका यूज करते हैं उस मिठाई के ऊपर कवर करने के लिए, ताकि वो थोड़ी अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। तो आघात वर्धनीय का मतलब ये होता है कठोरता और चमक। तीन बिंदु देखे हमने धातुओं के गुणों के अंदर। और ध्यान रखना, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, तो सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है। आगे बढ़ेंगे, तन्यता। तन्यता का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं डक्टिलिटी, डक्टाइल। तन्यता का मतलब होता है कि आप किसी भी धातु को खींच कर क्या कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। हाथ से नहीं खींचना है, मशीनों में से गुजारा जाता है, मशीनों से उसको खींचा जाता है, और खींचने से वो लंबे वायर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और सबसे अधिक तन्य धातु का नाम क्या है, सोना। यहाँ देख सकते हैं, ये सोने से पतले वायर बनाए हैं, कितने बारीक वायर है, ठीक है ना। बहुत बारीक वायर बन सकते हैं, बारीक से बारीक बनते जाएंगे अगर उसको और लंबा खींचते जाएंगे। इस वजह से सोना सबसे अधिक क्या है, तन्य धातु है। इसके अलावा चांदी भी है, लेकिन सबसे अधिक कौन है, सोना। और कहाँ कहा जाता है कि अगर आपके पास में 1 ग्राम सोना है, इसको अगर आप खींचते जाए, लंबा करते जाए, तो इससे 2 किलोमीटर तक लंबा वायर बन सकता है। इससे अधिक ही बनेगा, कम नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है, ऐसे ही फेंका हुआ नहीं है। 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, लेकिन एक मशीनरी का प्रोसेस है, मशीन से बने जाती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सत्य बात है। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, सोना। आप देख सकते हैं, सोने से वायर बनाया जाता है और इसका यूज अलग अलग ज्वेलरी के अंदर भी किया जाता है।
लेकिन ये जो वायर बनेगा आप सोच सकते हो कि कितना अधिक बारीक बनेगा। आपकी बाल से भी कई गुना ज़्यादा बारीक बन जाएगा। इतना बारीक होगा कि आपकी और मेरे बीच में अगर वो वायर होगा भी, वो तार होगा भी, तो दिखेगा नहीं, क्योंकि बहुत अधिक बारीक हो चुका है इसको लंबा करने की वजह से। समझे बात को? तो तन्यता तो बहुत ज़्यादा होती है, हर आपके धातु के अंदर होती है, लेकिन सबसे अधिक याद याद रखना सोने के अंदर होती है। आगे बढ़े। फिर है ऊष्मा और विद्युत का चालन। ठीक है, क्या मतलब हुआ? अगर किसी धातु के अंदर ऊष्मा का चालन होता है, ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है, तो ऊष्मा के चालक है। अगर इसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है तो क्या है? विद्युत के चालक। इसका तो बहुत अधिक यूज है ना? आपने देखा होगा घर में जो आपके बर्तन होते हैं, ठीक है, जो भी आपके कुकर हो सकता है, कोई भगोना हो सकता है, इसको अगर कुछ टाइम के लिए रख देते हैं या चम्मच को अगर गर्म करें, तो चम्मच पूरा जहाँ से आपने पकड़ रखा है वहां तक वो गर्म हो जाता है। इसलिए इसके ऊपर एक प्लास्टिक का एक हैंडल भी बनाते हैं, ताकि आपका हाथ गर्म ना हो। तो हो क्या रहा है, आप वहां से जहाँ से आपने पकड़ रखा है, आप वहां से गर्म थोड़ी कर रहे हो। गर्म तो उसके एक सिरे से कर रहे हो, लेकिन इसका दूसरा सिरा गर्म हो रहा है। इसका मतलब एक सिरे से दूसरे सिरों की ओर ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, ऊष्मा आगे बढ़ रही है। तो जितनी भी धातु है सारी ऊष्मा की चालक होती है, जैसे कि चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। लेकिन ध्यान रखना सबसे अधिक ऊष्मीय चालक धातु कौन है? चांदी। ऊष्मा और विद्युत दोनों की भी बात करें ना, तो सबसे अधिक ऊष्मा और विद्युत की चालक धातु का नाम है चांदी। इसके बाद में तांबा, फिर सोना और फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा। लोहा सबसे अच्छा चालक नहीं है, ध्यान रखना। सबसे बढ़िया चालक जो है ना, सबसे शुद्ध चालक धातु का नाम क्या है? चांदी, जिसको एजी बोलते हैं, अर्जेंटम। इसके बाद क्या आएगा? तांबा, कॉपर, फिर गोल्ड। ठीक है ना? तो आप जो घरों में जो वायर यूज में लिए जाते हैं, या फिर जो खंभों के ऊपर जो वायर होते हैं, वो चांदी के क्यों नहीं लगाते आप? है ना? हम किसके तार यूज करते हैं? एल्यूमिनियम के करते हैं। चांदी के नहीं करते। चांदी के कर सकते हैं, क्योंकि चांदी तो सबसे अच्छी चालक है। सबसे अच्छी चालक होने से क्या फायदा है बताओ? तो सीधा सा फायदा है कि अगर चांदी अच्छी चालक है, इसका मतलब इसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से होगा। उसमें एक प्रतिरोध नाम की चीज है ना, वो बहुत कम होती है। प्रतिरोध क्या है, इसके बारे में तो आगे बात करेंगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे। प्रतिरोध जितना कम होगा ना, विद्युत का नुकसान उतना ही कम होगा, हास नहीं होगा। ठीक है ना? जितनी विद्युत धारा का प्रवाह शुरू से हो रहा है, उतनी विद्युत आप तक पहुंचती है। इसको बोलते हैं कि अच्छा चालक है। लेकिन चांदी काफी महंगी है, ठीक है ना, काफी कॉस्टली है। इसलिए अधिकतर जो काम में लेंगे वो एल्यूमिनियम काम में लेते हैं, या फिर तांबा काम में ले सकते हैं। तांबे की मोटर आती है जो काफी महंगी है इस एल्यूमिनियम के मुकाबले। ठीक है ना? क्योंकि अच्छी चालक है। जितनी अच्छी चालक धातु काम में लेंगे, तार काम में लेंगे, वो उतना ही अधिक कॉस्टली होगा। समझे? उष्मा और विद्युत का चालक सबसे बढ़िया का ध्यान रखना, चांदी। ठीक है ना? और आप चेक भी कर सकते हैं, आपके पास में कुछ चीजें हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी चालक है और कौन सी नहीं है, कौन सी धातु है और कौन सी नहीं है। इसके लिए आप क्या बनाओ, एक विद्युत परिपथ बनाओ। एक बैटरी के साथ में आपको बल्ब जोड़ो, एक कुंजी जोड़ दो, और इसके दोनों सिरों को खुला रखो, जैसा कि यहाँ पर खुले रखे हुए हैं। और इन दोनों बिंदुओं के बीच में आप अलग अलग धातु और अधातु को जोड़ो। जैसे कि सबसे पहले देखो, यहाँ पर मेरे पास में क्या है, मैं यहाँ पर एक लोहा है, मैं लोहे को जोड़ूंगा। इस तरह से मैंने लोहा उठाया और यहाँ मैंने जोड़ दिया, तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब बताओ ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? तो बिल्कुल जलेगा। क्यों जल रहा है? क्योंकि लोहा विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। ठीक है ना? तो लोहे को रख दो वापस। दूसरा आप लेके आए सोना। सोने को पकड़ के लेके आए। ये सोना है ना, यू सोना है। तो बताओ बल्ब जलेगा? तो बिल्कुल जलेगा, अच्छे से जलेगा, क्योंकि सोना जो है काफी अच्छी चालक धातु है। तो ये बल्ब जलने लगेगा। अगर बल्ब जलने लगे, इसका मतलब आपने जो बीच में लगाया है वो क्या है? वो एक धातु है, और धातु क्या होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं। फिर आपने पकड़ा किसको? फिर आपने पकड़ा चांदी को, एजी। बताओ क्या होगा? बल्ब और भी अच्छे से जलेगा। मेरे हिसाब से सबसे अधिक चमक पैदा होगी, क्योंकि सबसे अधिक चालक धातु कौन है? चांदी है। अभी हमने देखा चांदी क्या है? विद्युत की सबसे बढ़िया सुचालक धातु है, तो बिल्कुल बल्ब जलेगा। तो इसको वापस रखते हैं। फिर आप लेके आए एक कुचालक चीज, पहले ही बता दिया मैंने। रबड़ लेके आ गए, प्लास्टिक लेके आ गए, और इसको बीच में रखा। तो बताओ विद्युत जलेगा? नहीं जलेगा। ये बल्ब जलेगा क्या? बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जल रहा? क्योंकि आपने बीच में प्लास्टिक रख दिया, जो कि क्या है? कुचालक है। तो बल्ब नहीं जलेगा।
लेकिन ये जो कुचालक पदार्थ होते हैं, रबर, प्लास्टिक, पीवीसी, इनके यूज भी होते हैं। क्या यूज होता है? देखिए, ये आपके वायर है ना, वायर अलग अलग कलर के नहीं है, हो सकता है इन सब के अंदर तांबा हो सकता है सबके अंदर चांदी हो, लेकिन इसके ऊपर एक कवर लगा दिया जाता है। ये प्लास्टिक या पीवीसी का कवर लगाते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक जो है, ये पीवीसी जो होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। अब इसको आप टच भी करते हैं तो आपको करंट का झटका नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप एक कुचालक पदार्थ को छू रहे हो और कुचालक के अंदर विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। समझे बात को? तो ये हमने देख लिया ऊष्मा और विद्युत का चालक। बिंदु संख्या 5। 5 हमने भौतिक गुण देखे हैं धातुओं के। आगे बढ़ जाए, और ये ध्यान रखना कि सबसे बढ़िया चालक कौन है। और मैंने बताया आपको कि दो अच्छी चालक नहीं होती। कौन कौन? एक तो मरकरी, ये विद्युत की कुचालक तो नहीं कहेंगे लेकिन अच्छी चालक नहीं है। और दूसरा सीसा, पीबी, लेड जिसको बोलते हैं। ये दोनों जो है वो कैसी है बोलेंगे? कुचालक तो नहीं है लेकिन अच्छी चालक नहीं होती, ध्यान रखना। अच्छी चालक नहीं है, ये कह सकते हैं बैड कंडक्टर है, अच्छी चालक नहीं है। कौन कौन? एच जी और पीबी, ठीक है ना, मरकरी और सीसा, लेड, इन दोनों के बारे में ध्यान रखना। आगे बढ़े, आगे है ध्वन्यात्मकता। ध्वनि का गुण होता है, धातुओं के अंदर ध्वनि उत्पन्न होती है। यह कह सकते हैं कि धातुओं के अंदर कंपन उत्पन्न होता है, और कंपन से क्या उत्पन्न होगी? ध्वनि। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ठीक है ना, ध्वनि चैप्टर के अंदर, कि जितने भी धातु होते हैं सबको अगर चोट मारे, जैसे कि ऐसे टन, आवाज आ रही है, इस तरह से ध्वनि उत्पन्न होगी जब आप इसमें क्या करेंगे? चोट करेंगे किसी भी धातु को। जो आपके स्कूल में घंटी लगी हुई है ना, उस घंटी को चोट करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होगी। घर में जो बर्तन है अगर हाथ से छूट जाते हैं तो काफी देर तक ठन 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 ठन, ये जो क्या है, ये ध्वनि उत्पन्न हो रही है। क्योंकि ध्वन्यात्मकता का गुण किसमें होता है? धातुओं के अंदर होता है, लेकिन अधातु में नहीं होता, ठीक है ना। जैसे कि कोयला है, कोयला एक अधातु के अंदर आता है, इसको अब चोट मारो तो टक टक की आवाज आएगी, टन टन की आवाज नहीं आएगी। मतलब धातुओं के अंदर क्या होता है? ध्वन्यात्मकता का गुण होता है। समझे? तो ये हमने क्या देखे? ये हमने देख लिया कि धातुओं के भौतिक गुण। समझ गए? तो क्लियर है सब कुछ? अभी अभी हमने जो पढ़ा सब कुछ क्लियर है ना बच्चे? आगे बढ़े, कुछ छूट तो नहीं गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अधातुओं की। जैसे कि अधातुओं का हमने वर्गीकरण के अंदर तो देख लिया कि ये सब अधातु होती हैं, लेकिन फिर भी देखो, ये कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या होते हैं? अधातु होती है। और लगभग सबसे बड़ी बात क्या है कि लगभग सारी अधातु है ना, या तो ठोस अवस्था में होगी या फिर गैस अवस्था में होगी। एक धातु ऐसी है, एक अधातु ऐसी है ना, जो द्रव अवस्था में है, और इसका नाम क्या है? ब्रोमीन। तो ये अपवाद हैं। हम अपवाद की बात आगे वापस से करेंगे, कौन कौन से धातु और अधातु के अपवाद हैं जो नियमों के विरुद्ध है। धातुओं के और अधातुओं के जो नियम नहीं मानते हैं उनको अपन अपवाद की श्रेणी में रखेंगे। जैसे कि कार्बन की बात करें तो बताओ, कार्बन चमकदार होता है क्या? नहीं होता है। कठोर होता है? बिल्कुल नहीं होता है। आघातवर्धनीय है क्या? ऐसा है क्या कि कार्बन से बनी हुई किसी भी चीज को चोट मारते तो फैल जाता है, चद्दर में कन्वर्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप कोयले को देखो ना, ये कोयले को ले लिया करो हमेशा, अधातुओं की बात करते हैं तो। कोयले को आपने मारा तो बताओ, ये चपटा होगा या बिखर जाएगा? तो बिखर जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे, है ना। ना ही ये विद्युत के चालक होते हैं, ना ही इनके अंदर ध्वनि उत्पन्न होती है, न ही खींचने पर ये तार में कन्वर्ट होंगे, तन्यता भी नहीं होती। ठीक है। इसके अलावा अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर है ना, पीले रंग के होते हैं, लेकिन इसमें भी चमक तो नहीं होती, ये भी भंगुर होते हैं, पीटने से बिखर जाएंगे। इसके अलावा ना तो इसमें विद्युत के चालक होते हैं, नहीं तन्यता होती है, नहीं आघातवर्धनीय होता है। आयोडीन की अगर बात करें ना, तो ध्यान रखना, आयोडीन एक अपवाद है। आयोडीन में चमक होती है। मैंने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा है कि जितने भी धातु हैं वो सारे चमकदार होते हैं, लेकिन एक अधातु भी ऐसी है जिसमें चमक होती है, वो है आयोडीन। इसमें बैंगनी रंग की चमक होगी। बाकी न तो चालक होंगे, न ही आघातवर्धनी होंगे, न ही विद्युत के चालक होते हैं, और न ही इसमें तन्यता होती है। कुछ नहीं होता है लेकिन चमक होती है। ये नरम होता है, ठीक है ना। नरम होते हैं लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि नरम है तो चद्दर में कन्वर्ट होंगे, थोड़े से नरम होंगे।
तो देखो, अधिकांश अधातुएं अगाध वदनी और तन्य नहीं होती हैं, ना ही ध्वनि उत्पन्न होती हैं, ना ही विद्युत के चालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक अधातु है। तो क्या हो गया, अगर अधातु है तो ये कार्बन का एक अपरूप है, ध्यान रखना। लेकिन फिर भी ये विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। आप बता सकते हो ग्रेफाइट का यूज कहाँ होता है? आप जो पेंसिल यूज में करते हैं ना, आपको पता भी होगा, पेंसिल के बीच में जो काले रंग की एक, जिसको अंत बोलते हैं अपन, हम अपनी भाषा में, ये जो चलती है ग्रे कलर की, इस पेंसिल में जो बीच वाला जो काले रंग का जो पदार्थ है ना, वो ग्रेफाइट है। और वो विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आप कर भी करके भी देख सकते हैं, ध्यान रखना। नहीं करना, चलो छोड़ो। क्या होता है, जैसे आपने पेंसिल को दोनों ओर से छील लिया, इसके बाद में अगर आप प्लग के अंदर डालते हैं और टेस्टर से चेक करना है, हाथ से नहीं करना, टेस्टर से जब चेक करेंगे तो टेस्टर में बल्ब जलेगा। इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। ठीक है। अब और कुछ अपवाद की बात करें, जैसे कि हमने बात तो वैसे कर दी है। मरकरी जो है ना, एक मात्रसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है ना। और मैंने बताया कि इसका यूज कहाँ होता है, थर्मामीटर के अंदर होता है। गैलियम और सीजियम, ये दो ऐसी धातुएं हैं, इनका गलनांक बहुत कम होता है। एक बात बताऊं मैं आपको, जितने भी धातु हैं बच्चे, सारे धातुओं के गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्चतम होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। लेकिन अगर गैलियम और सीजियम की बात करें, इनके गलनांक बहुत कम होते हैं। जैसा कि आप ऐसे अपनी हथेली को ऐसे रगड़ो, रब करो, इसके बाद में इस हथेली पर अगर आप गैलियम और सीजियम को रखोगे तो पिघल जाएंगे, हथेली की गर्मी से पिघल जाते हैं, इतना ही इनका गलनांक होता है। ठीक है ना, बहुत कम तापमान पर ये पिघल जाते हैं, इसी को बोलते हैं गलनांक। ठीक है ना। तो इनका गलनांक बहुत कम होता है, हथेली की गर्मी से ही ये पिघल जाता है। समझे बात को? आयोडीन का हमने बताया कि आयोडीन के अंदर क्या होती है, बैंगनी रंग की चमक होती है, धात्विक चमक। एक आयोडीन अधातु होते हुए भी इसमें चमक होती है। फिर बात करते हैं, तीन कार्बन के अपरूप होते हैं। एक होता है ग्रेफाइट, जिसकी हमने बात कर दी, हीरा और फुलरिन। ठीक है। ये जो है, इसके अंदर भी आपको अपवाद देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बन एक अधातु है, लेकिन इसके अपरूप जो है ना, उसमें धातु के गुण होते हैं। कैसे? जैसे हम बात करें हीरा की, हमने पहला ही हमने क्या देखा था, पहला ही हमने पॉइंट क्या देखा, दूसरा पॉइंट, पहला देखा था चमक, दूसरा कठोरता। जितने भी अधातु होते हैं कठोर नहीं होते हैं, लेकिन एक हीरा जो कार्बन का अपरूप है, ये कठोर होता है। ठीक है ना, सबसे कठोर है, ये धातुओं से भी कठोर है। ठीक है ना। और इसका गलनांक और क्वथनांक भी बहुत अधिक होता है, धातु से भी अधिक होता है। फिर दूसरा है ग्रेफाइट, जो कि दूसरा कार्बन का अपरूप है, लेकिन ये जो है, इसमें ये क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। ये मैं दूसरी तीसरी बार बात कर रहा हूँ कि ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। ठीक है। पेंसिल में इसका यूज होता है, और भी इसके यूज होता है। कार्बन का एक और अपरूप है और विद्युत का साथ चालक होता है, ग्रेफाइट की बात हो रही है। फिर आता है, एक और होता है फुलरिन, लेकिन इसके अंदर कोई अपवाद नहीं, ये कार्बन का तीसरा अपरूप है, इसके बारे में आगे हम कभी बात करेंगे। कुछ तीन सारे धातु हैं, कौन कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी भी बात में कर ली है हमने, है ना। क्या खासियत है, तीनों ही बड़ी मुलायम धातु है। ठीक है ना। और इनका गलनांक भी क्या होता है, कम होता है। इसमें से जो सोडियम है और पोटेशियम, ये दोनों ही बड़ी सक्रिय धातु है। मैंने बताया कि इनको केरोसिन के अंदर रखा जाता है, काफी सक्रिय धातु है। ठीक है ना, आग लग जाती है पानी के अंदर। लेकिन तीनों का गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है ना। इसको आप तीनों को ही चाकू से काट सकते हैं, एकदम पीसों में कट जाएगा ये, इतना, तीनों ही इतनी मुलायम धातु है। तीनों के नाम ध्यान रखना, लीना की, क्या ध्यान रखना है, लीना की। किसकी? लीना की। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तीनों ही बड़ी सॉफ्ट धातु होती है। समझे बात को? तो ये हमने क्या पढ़ लिया, धातुओं के भौतिक गुण हमने बात की है। और इसी के साथ 40 मिनट की क्लास आपकी पूरी हो गई है। और कल कल जो हमारी अगली क्लास होगी, उसमें हम धातु और अधातु के रासायनिक गुणों की बात करेंगे। इनके अंदर की स्ट्रक्चर कैसी है, ये दूसरे पदार्थों के साथ में किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, उनकी एक समीकरण क्या होती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा है पहली क्लास के अंदर, बहुत ही इजी चीज़ें पढ़ी है। और ध्यान से अगर आपने पढ़ा है, समझा भी है ना बच्चे, तो मुझे मेरे हिसाब से सारी चीज़ें अभी आपको चलती क्लास में याद हो गई होगी। तो वापस फिर भी आपको पढ़ के आना है जो हमने पढ़ा है। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें धातु और अधातु के रासायनिक गुणों की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो, आज की क्लास में हमने सबसे पहले देखा वर्गीकरण, कि आप
किसी भी तत्व को लिखा हुआ देखे तो कैसे पहचान सकते हैं कि धातु है या फिर अधातु है। इसके बाद में हमने बात की, इसके साथ में हमने कुछ चीज़ों को समझा भी है, ठीक है ना, कि उत्कृष्ट गैसें क्यों उनको उत्कृष्ट बोलते हैं, उपधातु कौन कौन सी होती हैं, इनकी भी हमने बात की। और फिर हमने धातुओं के भौतिक गुणों की बात की कि धातुओं में चमक होती है, कठोरता होती है, आघात वर्धनी होती है, तन्यता होती है। तन्यता ऊष्मा के चालक होते हैं, विद्युत के भी चालक होती है, कौन सी सबसे बढ़िया चालक है, कौन सी खराब चालक है, इन सब की हमने बात की। इसके बारे में धातु में ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वन्यात्मकता का गुण होता है, ये भी हमने बात की। इसके बाद में कुछ अपवाद देखे कि धातु और अधातु कौन कौन सी धातु है, कौन सी ऐसी अधातु हैं जो अपने भौतिक गुणों का पालन नहीं करती हैं, जिसको अपन अपवाद बोलते हैं, उन अपवाद की हमने बात की। यह एक प्रैक्टिकल से भी समझा हुआ है कि अगर एक स्टैंड पर आप धातु लगाओ और इसको गर्म करो तो ये जो ऊष्मा का प्रवाह है वो आगे की ओर होता है। इस वजह से या अगर आप मोम से तिल्ली को लगा देते हैं तो धीरे धीरे मोम पिघलेगी और तिल्लियां सारी नीचे गिरेगी। क्यों नीचे गिरेगी? क्योंकि क्योंकि ऊष्मा का आगे की ओर प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को भी हमने अभी देख लिया है। तो मिलते हैं नई क्लास में जहां बात करेंगे धातु और अधातु के रासायनिक गुण। थैंक यू।